एक बार फिर से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम सभी लोगों का वेलकम कर रहे हैं। और इस क्लास का टॉपिक हमने नाम रखा है साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। बर्निंग एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है और बर्निंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में पढ़ना है। पहले थोड़ी बात साइज की करते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस है वो एटम से छोटा है। कितना छोटा है, क्या इसका कोई मेजरमेंट है? तो यस, छोटा सा फॉर्मूला है जिससे हम इस न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू r0 इंटू a टू द पावर 1/3। न्यूक्लियस का अगर रेडियस निकालना हो, न्यूक्लियस को स्फीयर मानो, बॉल मानो, तो उसका रेडियस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। r0 कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -30 सेंटीमीटर होता है। अगर मीटर में लिखोगे तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर हो जाएगा। और ये जो है मास नंबर, जो मास नंबर है वहां पर रख दो और वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर के तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो इससे न्यूक्लियस का साइज पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि न्यूक्लियस कितना छोटा है इस एटम के सामने। एटम से तुलना करो जरा, इतना बड़ा एटम है, इतना छोटा न्यूक्लियस है, कितना छोटा है? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कितना छोटा लग रहा है। तो यहाँ तो छोटा लग रहा है लेकिन ज्यादा छोटा नहीं लग रहा है। मान लो 50 गुना का डिफरेंस होगा, फिर ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है। कितना छोटा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कि अपना घर वो देखो, तो घर तुम्हारा कितना बड़ा है और हिमालय पर्वत, माउंटेन की बात करो, ठीक है ना, हिमालय की बात करो। हिमालय पहाड़ जो है वो कितना बड़ा है और उसके सामने तुम्हारा घर कितना छोटा है। कुछ वैसा ही रिलेशनशिप जो है एटम और उसके अंदर न्यूक्लियस के बारे में। ये हिमालय पहाड़ है पूरा और ये जो है तुम्हारा घर है। जितना छोटा हिमालय के सामने तुम्हारा घर है, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है एटम के सामने न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन मास जो है वो पूरा का पूरा इसी न्यूक्लियस के अंदर है। तो जब किसी छोटे से जगह में बहुत ढेर सारा मास रख देते हो तो डेंसिटी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। डेंसिटी जो है बहुत बढ़ जाता है और न्यूक्लियस का डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम। इसके अंदर मास बहुत ज्यादा है लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए डेंसिटी बहुत ऊंचा होगा। जितना बड़ा हमारा चौक है, अगर उतना बड़ा कोई न्यूक्लियस हो और उसको यहाँ रख दिया जाए तो दुनिया का जो सबसे पावरफुल क्रेन है या दुनिया का जो सबसे पावरफुल ट्रेन है वो भी चाहे तो इसको खींच नहीं पाएगा। इतने बड़े न्यूक्लियस को खींच नहीं पाएगा क्योंकि उसका डेंसिटी इतना ज्यादा है कि इसमें बहुत ज्यादा मास है। जाने कितना किलोग्राम इसके अंदर घुस जाएगा। और जो सबसे मजबूत, सबसे बड़ा ट्रेन और सबसे बड़ा क्रेन है, दोनों मिलाकर के इसको खींचोगे ना तो खींचना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये है न्यूक्लियस का पावर। ये कितना छोटा है और छोटा होने से इसका डेंसिटी कितना बड़ा है, ठीक है। न्यूक्लियस कितना छोटा है, डेंसिटी कितना बड़ा है। जितने छोटे से जगह में जितना ज्यादा मास रखोगे डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। तो एटम का पूरा मास तो इसी के अंदर है। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है वो तो बहुत हल्का है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो हैवी पार्टिकल्स है वो इसी के अंदर है और ये बड़ा छोटा है। तुलना के लिए हमने कहा कि हिमालय से अपने घर की तुलना कर लो। हिमालय कितना बड़ा है, तुम्हारा घर कितना छोटा है। कुछ वही सिचुएशन है कि एटम इतना बड़ा है और न्यूक्लियस उतना ही छोटा है। हम बोर्ड पर उतना बड़ा कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन तो अपने इमेजिनेशन में जाकर के हिमालय के सामने अपने घर का साइज नाप लो। न्यूक्लियस इतना छोटा है। न्यूक्लियस के अंदर रहता कौन है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। थोड़ी देर के लिए चलो न्यूट्रॉन को भूल जाते हैं। तो ये है न्यूक्लियस, इसमें है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या प्रोटॉन पर नेगेटिव भी होता है? अगर प्रोटॉन पर नेगेटिव होता तो एक प्रोटॉन पॉजिटिव, दूसरा प्रोटॉन नेगेटिव, दोनों आपस में अट्रैक्शन करते और यहाँ पर आराम से रहते, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। प्रोटॉन्स पर तो पॉजिटिव ही होगा तो यहाँ पर रिपल्सन होगा और जितना ज्यादा पास रखेंगे उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। समझ लो मेरी बात ना। प्रोटॉन्स को जितना पास लाएंगे रिपल्सन उतना ज्यादा है। अब बहुत छोटे से जगह में ढेर सारे प्रोटॉन है और ढेर सारे प्रोटॉन है बहुत पास है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है। मतलब प्रोटॉन चाहते हैं कि हम तुरंत न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए। इतना इनके ज्यादा रिपल्सन है, इनके बीच में इतना ज्यादा रिपल्सन है कि इनको न्यूक्लियस के अंदर रहने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। भाई कोई लगातार तुमसे धक्का मुक्की कर रहा है तो कितना देर वहां खड़े रहोगे,
चाहोगे कि जल्दी यहाँ से निकला जाए। तो सेम हियर, प्रोटॉन और प्रोटॉन में बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है, क्योंकि दो प्रोटॉन थोड़े बहुत सारे प्रोटॉन है, बीच बीच में कुछ न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन से क्या फर्क पड़ता है, प्रोटॉन तो अपना रिपल्सन करेंगे ही ना, न्यूट्रॉन कुछ नहीं करेगा, लेकिन प्रोटॉन तो रिपल्सन करेंगे और चाहेंगे कि हम यहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन क्या प्रोटॉन बाहर निकलता है? नहीं, वो उसी में पड़ा रहता है। तो डेफिनेटली रिपल्सन के आगे अट्रैक्शन भी जरूर होगा, ठीक है, रिपल्सन के साथ साथ अट्रैक्शन भी होगा, और अट्रैक्शन का वैल्यू रिपल्सन से ज्यादा होगा, तभी तो ये सब एक साथ है। तो न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स, स्पेशल न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, और ये दुनिया में कहीं और काम नहीं करता, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। जब ये पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उसका रियल नेचर क्या है इस पर तो अभी भी रिसर्च जारी है, लोग खोज रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक जितना समझा है लोगों ने साइंस को और न्यूक्लियस को, यही कहा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन में बहुत रिपल्सन है, फिर भी ये सब एक साथ है, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कहां से आया, अभी भी इस पर काम चल रहा है, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हम देने की कोशिश करेंगे, जितना पढ़ा है उतना तो तुम्हें बताएंगे ही। तो इसके अंदर स्पेशल न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है, जो तभी काम करता है जब पार्टिकल्स बहुत पास हो, जैसा कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत पास पास होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर कोई भी पार्टिकल इतना पास नहीं हो सकता है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही इतना पास पार्टिकल्स हो सकते हैं, और वो अट्रैक्शन जो है सिर्फ प्रोटॉन को नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको एक साथ पकड़ा हुआ है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी वहां अट्रैक्शन है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी अट्रैक्शन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी अट्रैक्शन है, सबके बीच में ये अट्रैक्शन चल रहा है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये सब एक साथ रहते हैं। रिपल्सन भी है, लेकिन अट्रैक्शन का वैल्यू रिपल्सन से ज्यादा है, इसीलिए सब एक साथ रहते हैं। अब ये अट्रैक्शन आया कहां से, तो इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है, स्पेशली एक साइंटिस्ट युकावा अंकल को हम पहले एक सॉरी भेज देते हैं भाई, कि अगर स्पेलिंग गलती हो, ऊपर से देख रहे होंगे तो बुरा न माने, ये हमारा कमजोरी है, ठीक है। तो युकावा अंकल ने भाई खोजा और हमें बताया कि इनके बीच में जो है मेसांस, पाई मेसांस, एक छोटा तरह का पार्टिकल मान लो, उनका एक्सचेंज चलता रहता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक खास तरह के पार्टिकल्स का एक्सचेंज चलता रहता है, और उस पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स। इन दोनों में एक्सचेंज चल रहा है, इन दोनों में एक्सचेंज चल रहा है, इन दोनों में एक्सचेंज चल रहा है, जिसकी वजह से ये साथ साथ रहते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। कैसे समझा जाए, तो इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे दो कुत्ते हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन एक हड्डी का टुकड़ा है, दोनों उसी के लिए लड़ रहे हैं। कभी हड्डी पहला वाला छीन लेता है, कभी हड्डी दूसरा वाला छीन लेता है, दूसरे वाले के पास चला गया तो पहले वाले को चैन नहीं है, फिर जाएगा छीन करके लाएगा, पहले वाले के पास जाएगा तो दूसरे वाले को चैन नहीं है, वो भी जाएगा छीन करके लाएगा। तो उसको छीनने के लिए दोनों एक साथ रहेंगे ही रहेंगे, जब तक ये छीना झपटी चलता रहेगा तब तक दोनों साथ रहेंगे। तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट इन्होंने देने की कोशिश की थी, इनके बीच में हड्डी का छीना झपटी चल रहा है। हड्डी कौन है भाई, ये पाई मेसॉन्स, ठीक है, ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल जैसा भी मेसान का जरूरत है, वैसा इनके बीच में एक्सचेंज चलता रहता है, और उसी एक्सचेंज की वजह से ये सब साथ रहते हैं और उनमें अट्रैक्शन होता है। अब ये कहाँ तक सही है ये हमें खुद को भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने बताया था, मेहनत किया था, तो हमने भी तुम्हें बता दिया कि पाई मेसान का एक्सचेंज चलता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल्स एक साथ रहते होंगे, रहते हैं नहीं, मतलब रहते तो है, लेकिन पाई मेसान का एक्सचेंज चलता है, इसके बारे में हम इतने श्योर नहीं है, ठीक है। तुम लोग और पढ़ो, खोजो, समझो, जानो और देखो क्या ये सही है, कितना सही है। चलो, तो न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत छोटा है, उसके अंदर प्रोटॉन्स है जिनमें रिपल्सन है, और रिपल्सन है तो न्यूक्लियस से ये प्रोटॉन बाहर निकलना चाहेंगे, जिससे उसके स्टेबिलिटी के ऊपर खतरा है ना। न्यूक्लियस तो तभी तक स्टेबल होगा जब इसके अंदर सभी पार्टिकल्स अंदर रहना चाहे, लेकिन ये तो बाहर भागना चाहते हैं। क्यों बाहर भागना चाहते हैं, क्योंकि रिपल्सन है, और इस रिपल्सन के कारण जो है
न्यूक्लियस के अस्तित्व पर खतरा है, उसकी स्टेबिलिटी को खतरा है। न्यूक्लियस टूट सकता है, प्रोटॉन अगर बाहर चलेगा तो मतलब न्यूक्लियस टूट कर छोटा हो गया, यही तो मतलब है ना। इसमें से हम एक न्यूट्रॉन निकाल ले तो अब ये न्यूक्लियस कहाँ रह जाएगा, वो तो थोड़ा टूट गया। जैसे मेरा एक उंगली जो है इतना काट करके ले जाओ कहीं तो हमारा तो डिस्टर्ब हो गया सिस्टम ना। तो सेम हियर ये न्यूक्लियस है, अगर इनमें से कोई भी पार्टिकल बाहर जा रहा है तो मतलब न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कम है, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। तो ऐसा होता है कि कुछ न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, कुछ न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते हैं। और अट्रैक्शन के बेसिस पर हमने कहा यह रिपल्सन भी है और अट्रैक्शन भी है। रिपल्सन क्यों है, पॉजिटिव पॉजिटिव का। अट्रैक्शन कहां से आया, स्पेशल अट्रैक्शन है जो तभी काम करता है जब पार्टिकल्स बहुत पास हो, जैसा कि न्यूक्लियस के अंदर, और इस पर भी अभी काम चल रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन तभी काम करता है जब पार्टिकल्स बहुत पास पास है, और अट्रैक्शन का वैल्यू रिपल्सन से ज्यादा है, इसीलिए पार्टिकल्स एक साथ यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन थोड़ा भी झटका वटका लगता है तो ये बाहर निकलने के लिए जोर लगाते हैं कि हम बाहर जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये बहुत धक्का मार रहा है, ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इसके अंदर चलता रहता है, ठीक है। इसी को डील करने के लिए एक और हमारे पास टर्म है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की मदद से हम स्टेबिलिटी को नाप सकते हैं कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, ठीक है। होता क्या है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस बनाएंगे तो उस समय थोड़ा एनर्जी लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी। कहां से एनर्जी लॉस हो भाई, जैसे मान लो सोडियम का न्यूक्लियस हम ले लें, सोडियम के न्यूक्लियस में क्या है, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। सोडियम का ये न्यूक्लियस मास नंबर 23 के साथ 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। 11 प्रोटॉन का वजन जो है 11 mu होगा। अगर हम एक प्रोटॉन को 1 mu माने तब 1 mu से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा इग्नोर करो। 11 प्रोटॉन 11 mu, 12 न्यूट्रॉन 12 mu, कुल मिलाकर के इस न्यूक्लियस के अंदर 23 mu के पार्टिकल्स लगभग इसके अंदर मौजूद है। तो जो न्यूक्लियस का वजन है ये भी 23 mu होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात ना। इसके अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसका वजन भी 1 mu है, इसका वजन भी 1 mu है, तो इसका जो टोटल वजन है न्यूक्लियस का वो 23 mu होना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है कि इसका जो वजन है 23 mu से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 23 mu से थोड़ा सा कम है। या फिर ये बोलो कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वजन होता है, जो मास होता है, वो उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स के टोटल मास से थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है, कहां चला गया। जैसे मान लो लड्डू है, ठीक है, एक लड्डू मान लो 50 ग्राम का है, तो हम 10 लड्डू रख दे तो 500 ग्राम का हो जाएगा। तो हम मिठाई वाले के यहाँ गए और कहे कि भाई 10 लड्डू पैक कर दो, आधा किलो हो जाएगा, हम ले जाएंगे घर पर, खूब अच्छे से खाएंगे। तो वहां से तो लड्डू पैक करा कर लाए, घर खाने के लिए खोला, सोचा तौल लेते, कहीं कम तो नहीं दे दिया। वहां से 500 ग्राम तौल कर लाए थे, घर पर लाए तो पता चला कि ये 500 नहीं है, सिर्फ 496 496 ग्राम है। 4 ग्राम कहाँ चला गया फिर। तो तौलने में थोड़ा बहुत वियर एंड टियर हो जाता है, पार्टिकल उसमें से निकल के इधर उधर गिर जाता है, इसीलिए थोड़ा लड्डू तुम्हारा कम हो गया, 500 ग्राम न करके 496 ग्राम हो गया। तो कुछ वैसा ही यहाँ भी है कि 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन मिलाकर के 23 mu होना चाहिए था, लेकिन ये जो पैकेट बना है ये 23 mu का नहीं है, 23 mu से थोड़ा कम रह गया। जो कम रह गया वो कहाँ गया, हम छोड़ेंगे तो है नहीं, खोजेंगे उसको कि 23 mu से कम क्यों हो गया। सपोज ये 22.94 mu है, तो बाकी 0.06 mu कहाँ गया, ये कहाँ गया, कहाँ खो गया, ये है हमारा मुद्दा। ये कहीं गया नहीं है, बल्कि क्या हुआ, खत्म हो गया, एकदम गया। ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। समझ रहे हो ना, जब भी पार्टिकल्स मिल करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ मास जो है वो खत्म हो जाता है, खत्म होकर कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, और वो एनर्जी इस न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ गया, न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझ लो मेरी बात, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और इसी की वजह से इस न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी मिला है, उसी की वजह से उस न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी मिला है। और जब तक ये एनर्जी इसको वापस नहीं मिलेगा तब तक ये पार्टिकल्स अलग नहीं होंगे। ध्यान दो, जो एनर्जी बाहर निकला है, बाहर निकल गया ठीक, लेकिन जब तक वो एनर्जी बाहर से अंदर वापस नहीं आएगा, जब तक वो एनर्जी फिर से इनको नहीं मिलेगा, तब तक ये पार्टिकल्स जो एक साथ है
अलग अलग नहीं होंगे। मतलब वो उस एनर्जी का रोल क्या है, इनको एक साथ बांधे रखने का, इसीलिए इसको हम शायद बाइंडिंग एनर्जी कहते होंगे। ठीक है ना, हमने शायद जोड़ा है क्योंकि हमारे दिमाग की उपज है। इस एनर्जी का रोल क्या है कि वो इन पार्टिकल्स को आपस में बांधे रखने का काम करता है। वो एनर्जी अगर बाहर नहीं जाता तो ये सब अंदर एक साथ नहीं रहते। जब तक वो एनर्जी बाहर है तब तक ये सब एक साथ रहेंगे। जैसे उस एनर्जी को वापस इनको रिटर्न करोगे, ठीक है ना, कम नहीं, ठीक उतना ही, जितना गया है बाहर उतना ही अंदर वापस लाना है। तो जितना एनर्जी बाहर गया है, जैसे वो एनर्जी वापस इनको दोगे, ये सब पार्टिकल्स फिर से एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो हम बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनेशन भी दे सकते हैं कि किसी न्यूक्लियस के सभी पार्टिकल्स को, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बिल्कुल अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि जब न्यूक्लियस बनता है तो उस समय कुछ मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना, जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। कुछ मास कहाँ गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, जिसको हम मास डिफेक्ट बोल रहे हैं। ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर के न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनेशन हम दोनों तरफ से दे सकते हैं। न्यूक्लियस को बनाने के लिए भी दे सकते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी दे सकते हैं। न्यूक्लियस बना, जितना एनर्जी बाहर निकल गया वो बाइंडिंग एनर्जी है, या फिर न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी अंदर लाना होगा वो बाइंडिंग एनर्जी। तो दोनों साइड से डिफिनेशन चलता है। ठीक है, और एनर्जी आया कहां से, मास डिफेक्ट से, कि मास जो है डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। कितना डिस्ट्रॉय हुआ, जितना डिफरेंस है। प्रोटॉन का मास जोड़ दो, न्यूट्रॉन का मास जोड़ दो, टोटल देखो, और न्यूक्लियस का मास देखो। जैसे दोनों का मास जोड़ा तो 23 MU आया। न्यूक्लियस का मास 23 MU न होकर के 22.94 MU है, मतलब थोड़ा कम है। कितना कम है, तो इतना कम है। यही जो मास है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, नष्ट हो गया है, नष्ट होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और एनर्जी में कन्वर्ट होकर के न्यूक्लियस से बाहर चला गया। और जब तक बाहर घूम रहा है तब तक इन सबको एक साथ रहना ही पड़ेगा। हम इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है, तुम लोगों ने हाई स्कूल में आइंस्टीन का फॉर्मूला जरूर नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो हम आज सुना देते हैं कि आइंस्टीन का फॉर्मूला E = mc²। कि अगर कहीं पर मास डिस्ट्रॉय होता है, द्रव्यमान नष्ट होता है, मास जो है नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कितना एनर्जी बनेगा वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो 0.06 MU, जैसे हमने लिखा था कि अपना न्यूक्लियस 23 MU का होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ 22.94 MU का। तो 0.06 MU जो है, जो हमारा मास डिस्ट्रॉय हो गया, उसको इस फॉर्मूले में रख करके हम उस एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू लगभग 3 लाख किलोमीटर, मतलब 3 के आगे 5 जीरो लगाओ, किलोमीटर लगाओ, पर सेकंड लगाओ। 1 सेकंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर चलता है। मीटर में अगर रिपोर्ट करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, 4 5 6 7 8, या फिर थोड़ा साइंटिफिकली लिख दे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है लाइट का वेलोसिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना जो है एनर्जी हमें मिलेगा। फॉर्मूले में C कांस्टेंट, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ मास ही चेंज होगा। कभी हमारा कम मास डिस्ट्रॉय होगा, कभी ज्यादा मास डिस्ट्रॉय होगा। तो जब कम मास डिस्ट्रॉय करोगे तो कम एनर्जी मिलेगा, ज्यादा डिस्ट्रॉय करोगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो C का वैल्यू देखो बहुत ऊंचा है, C² किया गया है। 10⁸ का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाता है, 10⁸ का स्क्वायर कर दो 10⁻16 हो जाएगा। जैसे मान लो 1 किलोग्राम मास अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, या 1 ग्राम, चलो डिस्ट्रॉय करके देखते हैं। 1 ग्राम मतलब किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम का मतलब होता है 10⁻³ किलोग्राम। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें, पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तो कितना एनर्जी हमें मिलेगा, ये मिलेगा हमें 10⁻³ m की जगह ये रख दिया, और लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 16 पावर हो जाएगा। 16 पावर में से 3 पावर को माइनस कर दो तो 10⁻13 जूल। कितना एनर्जी मिला है, कहां से मिला है, सिर्फ 1 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम मास के डिस्ट्रॉय होने से। तुम सोचो तुम्हारे पास 1 ग्राम लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा जिसका द्रव्यमान है, जिसका मास 1 ग्राम है, उसको जलाओ, कितना एनर्जी मिलेगा,
क्या लकड़ी का टुकड़ा जलाने से इतना एनर्जी मिलता है? ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना? ये एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर इससे एक बल्ब जलाना हो तो हमको लगता है कि वो बल्ब जो है कई साल जलेगा, लेकिन जो है बुझ नहीं पाएगा। तो सिर्फ 1 ग्राम लकड़ी के टुकड़े को एनर्जी में कन्वर्ट करके हम अपने बल्ब को सालों साल जला सकते हैं। कई साल, शायद लाइफ खत्म हो जाए लेकिन एक बल्ब तो नहीं बुझेगा। इतनी एनर्जी से हम शायद एक छोटे मोटे शहर को सालों तक एनर्जी दे सकते हैं। वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है 1 साल तक शायद सॉल्व हो जाए। हम कैलकुलेट करें तो प्रूव कर सकते हैं। 10⁻13 कोई छोटा मोटा क्वांटिटी नहीं होता है। 9 के आगे 13 जीरो लगाओ और पढ़ो इसको, कुछ अरब करोड़ में आएगा, अपना बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो 1 ग्राम लकड़ी के टुकड़े को अगर हम पूरी तरह से एनर्जी में बदल दें तो उस लकड़ी के टुकड़े से जो एनर्जी मिलेगी उससे हम पूरे शहर को बिजली दे सकते हैं 1 साल के लिए लगभग। या हो सकता है थोड़ा कम अधिक है, लेकिन हम बहुत दिनों तक पूरे शहर को बिजली देगा। कहा 1 ग्राम लकड़ी का टुकड़ा, कहा इतनी एनर्जी? हम 1 ग्राम लकड़ी जला करके इतनी एनर्जी पा जाते हैं? तो आंसर है नहीं। फिर ये कहां से आ गया? क्या ये फॉर्मूला गलत है? तो ये फॉर्मूला गलत नहीं है, हमारे सोचने का तरीका गलत है। हम लकड़ी को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किए, लकड़ी को जलाकर उसकी एनर्जी निकाले। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसका मास लॉस नहीं हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। सिर्फ उसके अंदर जो बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स टूट रहे हैं और उससे कुछ एनर्जी हमें मिल रही है। 1 ग्राम का 1 ग्राम ही है, ठीक है ना? अगर उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन वगैरह वगैरह मिलाकर 1 ग्राम था तो जलने के बाद वो 1 ग्राम से कुछ भी कम नहीं हुआ, एज सच 1 ग्राम है। सिर्फ वो किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। पहले वो लकड़ी था, अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होगा, पानी बन गया होगा और कुछ बन गया होगा, लेकिन 1 ग्राम का 1 ग्राम है। मास में कोई चेंज वहां पर नहीं आया है, सिर्फ बॉन्ड्स टूटे हैं। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? लकड़ी को एकदम खत्म कर दो, उसका जो है नामो निशान न बचे, राख भी न बचे। मास को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, चेंज करने की बात नहीं कर रहे। जब हम जलाते हैं तो मास सिर्फ चेंज हो जा रहा है एक तरह से, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। पहले वो लकड़ी था, अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो वहां पर हम आइंस्टीन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो किसी तरह से लकड़ी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, मास बचे नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, वो मास अब न रह जाए कहीं भी। अभी कार्बन डाइऑक्साइड बना तो क्या हुआ? यहां से गया, लेकिन होगा तो इधर उधर उड़ रहा होगा ना, है तो इसी दुनिया में, इसी यूनिवर्स में। हम इस तरह से डिस्ट्रॉय करें कि इस यूनिवर्स में उसका नामो निशान न बचे, तब बोलते हैं कि मास जो है डिस्ट्रॉय हो गया। और जो एनर्जी मिलेगी उसके लिए हम आइंस्टीन का फॉर्मूला लगाते हो। लकड़ी जलाने के लिए आइंस्टीन का फॉर्मूला लगाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले से जब 1 ग्राम लकड़ी को एनर्जी में कन्वर्ट कर सको तो उससे सालों साल तुम्हें एनर्जी मिलेगी, पूरा शहर का बिजली उससे चल सकता है। ठीक है, तो ये है मास डिस्ट्रॉय करने का पावर। करेक्ट। तो हमारा जब न्यूक्लियस बन रहा है तो क्या हो रहा है? मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो जो एनर्जी निकलेगी बहुत ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना? उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे मास कितना भी कम हो, लेकिन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा निकलेगी और उस एनर्जी का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो हम उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली इसका वैल्यू हम ग्राम में रखते हैं, किलोग्राम में रखते हैं। न्यूक्लियस वगैरह के केस में जब हमें एएमयू में यूज करना होता है तो हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब सी का वैल्यू वगैरह रख करके फॉर्मूले को अपने जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर लोगे तो यही फॉर्मूला तुम्हें दिखाई पड़ेगा। B इज इक्वल टू, B मतलब हम E की जगह B लिख दिए। ये केवल एनर्जी कह रहा था, हम इसको बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा फॉर्मूला। इसमें इस m का वैल्यू जो है तो एएमयू में रख सकते हो, यहाँ एएमयू में नहीं रख सकते हो, यहाँ पर ग्राम में चलेगा, किलोग्राम में चलेगा, उसी के हिसाब से C का वैल्यू रखना पड़ेगा। यहाँ C भी तुम्हें नहीं रखना है, हमने सब कुछ एडजस्ट कर दिया। कैसे एडजस्ट कर दिया? ये तुम या तो अपने आप समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे होगे तो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे खुद से समझोगे, फिर भी नहीं समझोगे तो हम तो है ना। तो फिलहाल अभी हम यही कह रहे हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा एडजस्ट किया तो ये ऐसा हो गया। यहाँ पर हम मास को ग्राम में रख सकते हैं, किलोग्राम में रख सकते हैं, लेकिन एएमयू में नहीं रख पाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, उसके लिए हमें सी हम रख सकते हैं एएमयू में, लेकिन हमें सी के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा कि सी का वैल्यू क्या रखें। जो सी का वैल्यू बताया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम सी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड में यूज करना चाहते हैं तो इसको भी किलोग्राम में रखो, जैसा कि हमने किया है। तुम लोगों ने यूनिट सिस्टम तो पढ़ा होगा ना, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो उन सब बातों को ध्यान में अगर थोड़ा सा रखा जाए तो हम जनरली यहाँ m का कोई भी यूनिट और c का कोई भी यूनिट लगा तो सकते हैं, लेकिन हम बचते हैं ऐसा करने से। हम ऐसा यूनिट लगाते हैं जिसका रिजल्ट थोड़ा हमारे लिए मीनिंगफुल हो। ठीक है, हम इसको एमयू में रखते हैं और इसको मीटर पर सेकंड में रखते हैं, तो वो रिजल्ट
आएगा, सही आएगा, लेकिन हम उसका मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो हमें यहाँ पर ऐसा वैल्यू रखना चाहते हैं, ऐसा यूनिट रखना चाहते हैं जो हमें समझ में आए। तो यहाँ पर इसको किलोग्राम में रखो, इसको मीटर पर सेकंड में रखो, तो जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, क्योंकि ये भी एसआई सिस्टम है, ये भी एसआई सिस्टम है, ठीक है ना। किलोग्राम एसआई सिस्टम का यूनिट है, मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम का यूनिट है, तो जो एनर्जी का यूनिट आएगा वो भी एसआई सिस्टम यानी कि जूल में चला आएगा। तो समझना आसान है। अब इसको एमयू में रख दो, इसको जो है मीटर पर सेकंड में रख दो, तो ये तो एसआई है, लेकिन ये तो एसआई नहीं है। जब ये एसआई नहीं, यहाँ जूल में नहीं आएगा, पता नहीं कौन सा यूनिट आएगा जो हमें समझ में नहीं आएगा। तो यूनिट का भी मामला होता है, कैलकुलेशन करते समय यूनिट का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो हम इसको अपने यूनिट की फैसिलिटी के लिए थोड़ा मॉडिफाई कर दे, तो ये इक्वेशन ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब इसको सिर्फ एमयू में रखो, मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही यूनिट है। मिलियन मतलब 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 10 to the power 6 वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो इसकी जो एनर्जी होगी उसी को बोलते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी इलेक्ट्रॉन को 10 to the power 6 वोल्टेज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तब जो इसकी एनर्जी होगी वही मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतनी एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। हम मास को डिस्ट्रॉय करके जो एनर्जी पाएंगे उसको हम यहाँ से और अपने न्यूक्लियस के लिए बेटर तरीके से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी न्यूक्लियस जब बनेगा तो कितना मास डिस्ट्रॉय हुआ है, कितना एनर्जी बना है, इस फॉर्मूले से निकाल करके बता सकते हो कि यही है इसका बाइंडिंग एनर्जी। और इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो सी का वैल्यू बहुत हाई है, उस पर पावर भी चढ़ा है 2 का। इसीलिए जब भी थोड़ा भी मास डिस्ट्रॉय होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा बनेगी, करेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम के पास क्या है 23 मास नंबर है, 11 एटॉमिक नंबर, इसका बाइंडिंग एनर्जी हमने कैलकुलेट किया और ये आ गया, इसका आंसर आ गया सपोज 4600 मिलियन इलेक्ट्रॉन। कुछ कैलकुलेट करने पर ही आया। इसका मतलब क्या है, सभी पार्टिकल्स को अलग करने में इतना एनर्जी लगेगा। सिर्फ एक को अलग करने की बात सोचो, यहाँ तो 23 पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला करके 23 है। सबको पूरी तरह से अलग करने में इतना एनर्जी लगेगा, ठीक है। सबको पूरी तरह से अलग करने में इतना एनर्जी लगेगा। जैसे तुम लोग बाजार में जाते हो, क्रिकेट खेलना है, तो पूछोगे कि ये क्रिकेट वाला बॉल कितने का है, तो बताएगा जो है 500 रुपए का एक दर्जन। 12 खरीदोगे तो 500 रुपए का। तुमको क्या ऐसा है कि 12 मत दो, इतना पैसा तो हम लाया नहीं, सिर्फ एक का बताओ ना, एक कितने का दोगे। तो उसी हिसाब से वो डिवाइड करके कैलकुलेट करके बता देगा कि एक बॉल इतने का है, ले लो। तो वही बात हम भी कर रहे हैं कि पूरे पार्टिकल्स को अगर तोड़ना है, सबको अलग अलग करना है, तो इतनी एनर्जी चाहिए। सिर्फ एक हम निकालना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो ये हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, इसी को बोलते हैं पर न्यूक्लियर। मतलब सिर्फ एक पार्टिकल को, किसी एक न्यूट्रॉन को या किसी एक प्रोटॉन को सिर्फ अलग करना है, तो वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। और आएगा कैसे, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ये मास नंबर। मास नंबर को हम ए से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से दिखाते हैं, तो हम यहाँ पर ए से डिवाइड कर दें। इस फॉर्मूले से हम बाइंडिंग एनर्जी जब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसको मास नंबर से डिवाइड करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर का पता चल जाएगा। इससे पता चलता है कि एक पार्टिकल को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो यहाँ जैसे हम कैलकुलेट करें इन्हीं वैल्यूज के साथ, तो 4600 डिवाइडेड बाई 23, तो 23 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो आंसर आया 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या है कि एक पार्टिकल को निकालने के लिए 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है ना। इसको लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब मान लो कोई दूसरा न्यूक्लियस है, जैसे सपोज हमारे पास अभी एल्युमिनियम है, इसके पास 27 पार्टिकल्स है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। या फिर कोई और दूसरा सिंपल न्यूक्लियस लिया जाए जिसमें हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। चलो सपोज अपने पास सल्फर 32 न्यूक्लियस इन दी 32 पार्टिकल्स इन दी न्यूक्लियस, और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कुछ है 4800, कुछ ऐसा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 32 पार्टिकल्स को अलग करने में कितना एनर्जी लगेगा, तो एक पार्टिकल को अलग करने में कितना एनर्जी लगेगा भाई,
32 पार्टिकल्स के लिए इतनी एनर्जी है, तो एक पार्टिकल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कितना होगा, तो कैलकुलेट कर लो। बी बार, इसको बार पढ़ते हैं, बी के ऊपर जो ऐसा लाइन खींच दिया ना, बार, बी बार इज इक्वल टू बी बाई ए, सो 4800/32। ठीक है, हमने इसको ऐसा चुना है कि आसानी से कट जाएगा, और ये आएगा करीब करीब 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा कैलकुलेशन तो कहता है यही आना चाहिए, और हम यही लाना भी चाहते हैं। तो इसके केस में एक पार्टिकल अलग करने में इतनी एनर्जी लगेगी, इसके केस में एक पार्टिकल अलग करने में इतनी एनर्जी लगेगी। तो कहां पर ज्यादा मुश्किल होगी, डेफिनेटली वहां थोड़ा कम एनर्जी से काम बन जाएगा, या ज्यादा एनर्जी से काम बन जाएगा। जैसे मान लो कहीं पर एक पत्थर है, उसको वहां से खींच करके निकालना है, तो कभी कभी कम एनर्जी लगाने पर पत्थर खींच करके निकाल लेते हैं हम, और कभी कभी पत्थर बहुत मजबूती से लगा है तो बहुत एनर्जी लगा रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा है। तो कुछ वो सिचुएशन है, यहाँ कम एनर्जी से बात बन जाएगी, यहाँ ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तब निकलेगा। तो इसको निकालना ज्यादा मुश्किल है, मतलब ये न्यूक्लियस मजबूत है और स्टेबल है, ठीक है ना, मोर स्टेबल इस उसके कंपैरिजन में। तो जो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर है, इससे सीधे सीधे हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल है। जिसमें कम एनर्जी खर्च हो जाएगा उसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, वो कम स्टेबल है। जिसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगा उसको तोड़ने में हमें बहुत परेशानी होगी, और हम कहेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है समझ गए, कैलकुलेट कैसे करेंगे समझ गए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर क्या होता है ये भी समझ गए, कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी समझ गए, और इसका यूज, इसकी मदद से हम न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिसके लिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर का वैल्यू कम है वो कम स्टेबल है, जिसके लिए ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। एक ग्राफ भी जो है इस पर छोटा सा हमारे पास है कि अगर हम अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हीलियम का है, कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, आयरन का है, ब्रोमीन का है, सबका न्यूक्लियस हम एक साथ देखें, सबके स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें इसकी मदद से, तो हम एक एक्सिस पर V बार का वैल्यू, दूसरे एक्सिस पर न्यूक्लियस को रखें, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, जैसे हाइड्रोजन से आगे हीलियम है, उसका न्यूक्लियस थोड़ा और बड़ा होगा, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, कार्बन है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ता है धीरे धीरे ऐसे। फिर उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट पर आने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू। और हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है वो है अपना आयरन 56, ठीक है। अब इसके लिए हम कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ग्राफ को दिखा दिया तुम्हें कि अगर हम जो हमारे पास अवेलेबल न्यूक्लियाई है उनके लिए इसका और इसका मिलाकर के ग्राफ खींचे, तो इस ग्राफ के पीक पर हमें आयरन 56 दिखाई पड़ेगा। मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो आयरन का है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस आयरन का है। और इसीलिए जो हमारा धरती है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी धरती है, हाँ भाई इतने छोटे बोर्ड पर हमें पूरी धरती बनानी है और मेहनत तो करना होगा ना। धरती का जो सेंट्रल पार्ट है, इसे कोर कहते हैं, वो बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर, और यहाँ पर आयरन जो है आराम से रह लेता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है, इसको कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आयरन बहुत पाया जाता है। तो आयरन का जो न्यूक्लियस है वो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर के टर्म्स में देखें तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है इस दुनिया में। एक बार हम एक कंपटीशन देने के लिए गए थे, वहां पर बिल्कुल यही प्रश्न पूछा था कि 3-4 ऑप्शन दिया था और पूछा था कि बताओ कौन सा न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल, उसी में आयरन भी था। तो हम ये तो जानते थे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर से हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आयरन का जो है सबसे ज्यादा होता है। तो जो होना था वही हुआ, क्वेश्चन का आंसर हमने कुछ इधर उधर जो समझ में आया लगाया, गलत हो गया, कंपटीशन भी फेल हो गया, मतलब हम कंपटीशन में उस वाले फेल हो गए। तो इसीलिए जो है आज पढ़ाना पड़ रहा है, पास हो गए होते तो पता नहीं क्या हो जाता, और फेल हो गए तो अपना हम मनपसंद काम कर रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। तो हमेशा जो है पॉजिटिव चीजें ही हमें आगे नहीं बढ़ाती है, कभी कभी नेगेटिव चीजें भी हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। अगर वो कंपटीशन में पास हो गए होते तो पता नहीं क्या कर रहे होते, और आज फेल हो गए तो जो हमें पसंद है वो कर रहे हैं, पढ़ाने का काम। तो पॉजिटिव तो हमें आगे बढ़ाता ही है, लेकिन नेगेटिव चीजों से भी ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, वो भी हमें आगे बढ़ाने में उनका भी रोल होता है, ठीक है। तो चलो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, यहाँ तो आयरन का जो
न्यूक्लियस है वो सबसे स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अलग है। हम इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकते, प्रूव करके नहीं दिखा सकते, लेकिन जो लोगों ने प्रूव किया है उस रिजल्ट को तुम्हें बता सकते हैं। हमें पता है तो तुम्हें बता सकते हैं कि आयरन का न्यूक्लियस लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। जब तुम्हारे यहाँ पूछेगा तो तुम लोग जो है आपकी बात सही करके आना। हम लोग गलत करके आए थे, लेकिन तुम लोग जो है सही करके आना। ओके, तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस बड़ा छोटा है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है बाइंडिंग एनर्जी से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का पता करके बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए एक और छोटा सा टॉपिक होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। इसकी मदद से भी थोड़ा हम स्टेबिलिटी के ऊपर रिमार्क कर सकते हैं कि कब स्टेबल होगा, कब स्टेबल नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा जो है इस सबसे हट करके है, तो हट करके इसको भी हमने हटा दिया। दूसरे क्लास में हम देखेंगे कि N/P रेशियो के साथ हम स्टेबिलिटी को कैसे डील कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियस होंगे, एक जो आराम से रहते हैं, स्टेबल है, जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी ज्यादा है, और दूसरे जो कम स्टेबल है। कम स्टेबल वाले क्या है कि वो टूट जाते हैं अक्सर करके, उसमें से कभी न्यूट्रॉन निकल जाता है, कभी प्रोटॉन निकल जाता है। भाई वो बांधे नहीं सबको, जो है न्यूक्लियस के अंदर जो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अगर न्यूक्लियस सबको बांध नहीं पाएगा, सबको पकड़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी कम है, मतलब ये सब साथ में नहीं रह पा रहे, सब भागने की जल्दी में, तो कभी प्रोटॉन भाग जाएगा, कभी न्यूट्रॉन भाग जाएगा, और कभी कभी तो देखोगे इसी में से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। यहाँ तो कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी भाग जाता है, और कभी कभी इलेक्ट्रॉन अंदर भी चला आता है। तो इन सबसे जो है न्यूक्लियस कोशिश करता है कि स्टेबल बन जाए। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, कभी प्रोटॉन को निकालकर, कभी न्यूट्रॉन निकालकर, इलेक्ट्रॉन है नहीं लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देगा। कैसे निकालेगा हम देखेंगे आगे वाले क्लासेस में। तो कभी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कभी इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा। तो तरह तरह से जो है जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियस पर हम एक बार और मिलेंगे इस टॉपिक के साथ, और आगे देखेंगे कि किस तरह से जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, कभी वो प्रोटॉन निकालते हैं, कभी न्यूट्रॉन निकालते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन पकड़ लेते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, और हमेशा उनका टारगेट यही रहता है कि हम भी स्टेबल बन जाए। ओके, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं, और जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है वो स्टेबल बनने के लिए बहुत हाथ पैर मारेगा। तो कैसे मारेगा हम देखेंगे, लेकिन अगले क्लासेस में।